आदरणीय मित्रों, आपसे एक वायदा किया था कि आपके साथ आज से एक सिलसिला शुरू करेंगे, एक क्रम आरंभ करेंगे कि राजस्थान विधानसभा के ये जो चुनाव है, जिनका घटनाक्रम आरंभ हो चुका है, इन चुनावों की क्या तस्वीर रह सकती है अगर सीटवार आकलन करें, एक-एक सीट से देखें और पता करना चाहें कि राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों पर क्या तस्वीर रह सकती है। एक उत्कंठा रहती है, एक जिज्ञासा रहती है कि भई सेफोलॉजी तो बोल ही रही है, अपने-अपने आकलन, सर्वे वाले बोल रहे हैं अपने-अपने आकलन, ओपिनियन पोल बोल रहे हैं, सट्टा बाज़ार भी बोल रहा है कि क्या तस्वीर रह सकती है, किसे कितनी सीटें मिल सकती हैं। और उस पर से ये है कि ज्योतिष क्या कर रही है, ज्योतिषी क्या कर रहे हैं। ये जो जिज्ञासा है, ये जन सामान्य का अधिकार है और ज्योतिषियों का ये कर्तव्य है कि वे इस दिशा में आगे बढ़ें और जन सामान्य के इस अधिकार को पूरा करें, अपना दायित्व समझकर पूरा करें। हमने अपने इस दायित्व को समझा है और हमेशा की तरह आपके साथ रहने की कोशिश की है। आदरणीय मित्रों, आपको ये बताते चलें कि वर्ष 2003 यानी आज से 20 साल पहले, 5 चुनाव पहले हमने ये क्रम आरंभ किया था और संयोगवश वो जो चुनाव था, वो भी राजस्थान विधानसभा का ही चुनाव था। तो वर्ष 2003 के राजस्थान विधानसभा चुनाव से हमने सीटवार भविष्यवाणी करना आरंभ किया। एक-एक सीट। उसके पीछे मंशा ये थी कि भई जब सेफोलॉजी वाले, ओपिनियन पोल वाले, सर्वे वाले, ये लोग यहाँ तक कि सट्टा बाज़ार भी, ये लोग एक-एक सीट के बारे में अपनी राय दे सकते हैं। कह सकते हैं कि यहाँ से इसके जीतने की संभावना है और यहाँ से उसके जीतने की संभावना है, तो फिर ज्योतिष क्यों नहीं बोल सकता ऐसा? अभी हमारे साथ जुड़ने वाले मित्रों की संख्या थोड़ी-सी और बढ़ जाए, उसके बाद सीधे चलेंगे और विषय की संदर्भित बात करेंगे। ये भी विषय की ही बात है, पर वो सीधे संदर्भित बात होगी, क्योंकि कुछ मित्र और जुड़ जाएँ, नहीं तो फिर क्या होगा कि बहुत से मित्र हमारे इस आकलन से वंचित रह जाएँगे। और हालाँकि हमने समय रहते सबको सूचना पहुँचाने की कोशिश की, विभिन्न माध्यमों से कि भई 9 बजे आप हमारे साथ आ जाइएगा, हम 9 बजे से 10 बजे बात करेंगे। तो हमारी बात ये है कि ज्योतिष ऐसा क्यों नहीं कर सकता? तो ये जो एक चुनौती, एक बड़ी चुनौती, वो स्वीकार की और 2003 में ऐसा काम आरंभ किया। उसके बाद 2004 में हमने राजस्थान लोकसभा की सभी 25 की 25 सीटों की सीटवार भविष्यवाणी की और ये बताया था कि 21 सीटें जीतेगी यहाँ से भाजपा और 4 सीटें जीतेगी कांग्रेस और वैसा ही हुआ। और वो सिलसिला जो 20 साल पहले आरंभ हुआ, वो 20 साल बाद वो सिलसिला आज भी जारी है। आज आपके साथ जो एक क्रम आरंभ करने जा रहे हैं, 10-12 दिनों का कार्यक्रम है। बीच में दीपावली का 1 दिन का अवकाश लेना पड़ेगा, तो ये 11-12 दिन तक चल जाएगा, अन्यथा 10 दिनों में ये कार्यक्रम पूरा करने की कोशिश की थी। अब एक स्वाभाविक प्रश्न खड़ा होता है कि हम यहाँ आ गए आपके सामने एक-एक सीट की बात करने, तो क्या इसमें हमारी मनमर्जी चलती है? कि किसी भी सीट को किसी भी पार्टी के खाते में डाल दें, ये पार्टी इस सीट से जीतेगी, वो पार्टी उस सीट से जीतेगी। या जो हम संख्यात्मक बात करते हैं कि इतनी सीटें इस पार्टी को मिल सकती है, इतनी सीटें इसे मिल सकती है, इतनी सीटें अन्य के खाते में जा सकती है, तो क्या वो हमारी मर्जी पर निर्भर? ऐसा नहीं होता है। देखिए क्या होता है कि हम जो आरंभ करते हैं ना बात,
अगर मतगणना की दिनांक नहीं होती है, तो हम मतगणना का जो संभावित अवधि काल होता है, उसे लेकर गणना करते हैं, उसे लेकर बात करते हैं। लेकिन जब मतगणना की दिनांक आ जाती है, तो मतगणना की दिनांक लेते हैं, दिनांक के माने उसका मूलांक लेते हैं, उसका भाग्यांक लेते हैं, मतगणना के दिन के अंक लेते हैं, दिनांक नहीं। दिनांक तो जैसे इस बार मतगणना 3 दिसंबर को है, तो 3 दिसंबर 2023 ये दिनांक हो गई, लेकिन दिन इस दिन रविवार है, तो दिन के अंक हो जाएंगे 1 और 4। उसके अलावा जो है मासांक है, वर्षांक है और चलित अंक है। जैसे मासांक दिसंबर के कारण 3 है, ठीक है, वर्षांक 2023 7 है, और चलित का अंक तो 21 नवंबर से 20 दिसंबर तक चलित का अंक 3 रहता है। इसके अलावा क्या होता है कि राष्ट्रीय पार्टियां जो हैं, उनके तो पार्टी के अंक राष्ट्रीय अध्यक्ष के अंक काम लेते हैं और प्रदेश अध्यक्ष के अंक काम लेते हैं। राजस्थान में तो 2 राष्ट्रीय पार्टियां ही, इसलिए इनके ही अंक काम लिए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के अंक काम लिए हैं, पार्टी के खुद के स्थापना के, और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अंक काम लिए हैं, और भाजपा के राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, चंद्र प्रकाश जोशी के अंक काम लिए। यहाँ ये ध्यान दिए जाने वाली बात है कि नामांक की गणना में हमने इनका नाम सीपी जोशी नहीं लिया है। सीपी जोशी लिया है, चंद्र प्रकाश जोशी नहीं लिया है, क्योंकि इनका जो पार्टी का आदेश है नियुक्ति का, वो सीपी जोशी के नाम से है। लेकिन जेपी नड्डा के मामले में जगत प्रकाश नड्डा, ये नाम पार्टी के यहाँ है, तो इस नाम का अंक काम लिया है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की बात करें, तो बोलचाल में हम भले चाहे 100 बार कांग्रेस कांग्रेस करें, लेकिन इस पार्टी का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इसके अंक लिए, अब इसके अंकों में एक खास बात आपको बता दें कि मनाने को भले ये पार्टी अपना जो स्थापना दिवस मनाए 1885 वाला, है ना, 138 साल पहले का, लेकिन असल में ये पार्टी इस नाम से पंजीकृत हुई है इस चुनाव चिन्ह के साथ में निर्वाचन आयोग में, और वो है 2 जनवरी 1978। उससे पहले इंडिकेंट सिंडिकेट के चक्कर में 29 नवंबर 1969 वाली, 22 नवंबर 1969 वाली बात है, लेकिन वो अब लागू नहीं होती है। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे के अंक काम लिए। यहाँ हम एक खास बात दिखा दें आपको, आपके ध्यान में ला दें कि बहुत से ज्योतिषी क्या कर रहे हैं, प्रियंका गांधी के अंक काम ले रहे हैं, सोनिया गांधी के अंक काम ले रहे हैं, राहुल गांधी के अंक काम ले रहे हैं, वो नहीं आएंगे। अंक माने उनकी कुंडलियां काम ले रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि प्रियंका के अंक, प्रियंका की कुंडली ऐसी है इसलिए कांग्रेस ऐसा करेगी, राहुल की कुंडली ऐसी है इसलिए कांग्रेस ऐसा करेगी, सोनिया की कुंडली ऐसी है इसलिए कांग्रेस ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उनका कोई वैधानिक पार्टी में रोल नहीं है, पद नहीं है। हाँ, मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और गोविंद सिंह डोटासरा, गोविंद डोटासरा तो चलित नाम है, उनका पूरा नाम है गोविंद सिंह डोटासरा। ये तो ये अंक काम लिए हैं। अशोक गहलोत के बतौर मुख्यमंत्री भी अंक काम लेकर देखे, 4 विधियां वो भी की, 4 विधियां अशोक गहलोत के मुख्यमंत्रित्व के बिना की, और उनके निष्कर्ष में जिस विधि को चुना गया वो विधि है मुख्यमंत्री के बिना। मुख्यमंत्री के तो बिना है, यानी उस विधि में क्या लिया है, राजस्थान और मतगणना के मासांक वर्षांक चलित अंक नहीं लिए हैं। राजस्थान यानी राज्य के और मतगणना के क्या नहीं लिए, मासांक वर्षांक और चलित अंक। लेकिन जो पार्टियां हैं और पार्टियों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके मासांक वर्षांक और चलित अंक काम लिए है, ये विधि है। यानी 8 विधियों में से एक विधि ये थी। ये विधि अंतिम तौर पर चयनित हुई, और एक और अंक लिया जाता है, वो अंक है विधानसभा अंक। जैसे अब जो चुनने जा रही है 16वीं विधानसभा है, 16वीं विधानसभा का अंक बना 1 और 6 यानी 7। तो ये अंक काम लिए गए हैं, और इन अंकों को काम में लेने के बाद में राजस्थान में अगर देखा जाए तो कुल 200 विधानसभा सीटें हैं, 200 विधानसभा सीटें। तो यहाँ 200 में 5% सीटें जो है अन्य के लिए है। गणना विधि जो है उसके अनुसार 5% सीटें किसे दे सकते हैं, अन्य को। तो 200 का 5% हुआ 10 सीटें, तो 10 सीटें अन्य में जा सकती हैं। अब ये अन्य कौन है, ये भी आपको बताएंगे।
अब हो ये रहा है कि कांग्रेस पार्टी को 47.48 के अनुसार से मिल रही है 90 सीटें और भाजपा को 52.52% के हिसाब से मिल रही है 100 सीटें। अब अग्रगामी दशमांश विधि क्या होती है कि जो आगे पार्टी है उसका 10% उसमें जुड़ता है और वो 10% पीछे वाली पार्टी में से घटता है। तो अग्रगामी दशमांश विधि से अगर देखें तो भाजपा की 100 सीटों का 10% कितना हो गया? 10 सीटें। तो ये 10 सीटें भाजपा में और हम जोड़ देंगे तो भाजपा की कुल सीटें हो गई 100 प्लस 10 यानी 110 अंतिम तौर पर। और कांग्रेस की 90 में से ये 10 सीटें हो जाएंगी कम तो वो होगी 90 माइनस 10 यानी कि 80 सीटें। तो अंतिम परिणाम जो है अगर सीटों की संख्या का देखें वो आपको हम अभी बता देते हैं। वो ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 80 सीटें मिल सकती हैं और भारतीय जनता पार्टी को 110 सीटें मिल सकती है। अन्य यानी इन दोनों पार्टियों के अलावा जो भी पार्टियां हैं वे और जो निर्दलीय हैं वो सब मिलाकर पंजीकृत पार्टियां, अपंजीकृत पार्टियां, निर्दलीय, छोटे दल, ये दल, वो दल, इन दो के अलावा सब मिलाकर उन्हें मिल सकती है 10 सीटें। अब यहाँ जैसा हमने आपसे एक वायदा किया था कि हम बात करने चलेंगे तो आज हम बात करेंगे आपसे वो करेंगे भरतपुर की। भरतपुर के साथ साथ भरतपुर की हमारे पास में सीटें हैं 7, इनकी बात करेंगे। उसके अलावा धौलपुर की 4 सीटों की बात करेंगे और इसके अलावा हम बात करेंगे करौली की 4 सीटों की। हमारा प्रयास है कि रोज औसतन 20 सीटों की बात करें। आज की 7 और 8 15 ये सीटें हैं, ये 5 सीटें आगे कहीं बराबर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात शुरू करते हैं भरतपुर की। भरतपुर की जो पहली सीट है जिले में, अब ध्यान रखिएगा हम ये जो पहली, दूसरी, तीसरी कह रहे हैं ये किस आधार पर कह रहे हैं? निर्वाचन आयोग भारत में जो अंकित है वो है भरतपुर की पहली सीट यानी नंबर 1 सीट कामा और ब्रज क्षेत्र की ये सीट है। और निर्वाचन आयोग में इस सीट का जो क्रमांक है, सीट की संख्या वो है 70। 70 से इसका अंक बना 7 और जिले का इसका अंक है 1। भरतपुर में देखिए 2003 में भाजपा के मदन मोहन सिंघल जीते थे और उनका अच्छा खासा रिकॉर्ड था जीतने का, नंबर 2 रहने का। 85 में, 90, 93, 98 कभी जीते, कभी 2 नंबर रहे, 2003 में जीते। उसके बाद में अगर हम बात करें तो 2013 में जगत सिंह यहाँ से जीते थे, पूर्व कांग्रेसी नेता कुंवर नटवर सिंह के बेटे जगत सिंह जो आमेर से भी लड़ चुके थे। और यहाँ 2013 में जगत सिंह जीते थे 3,357 वोटों से। सामने थी कांग्रेस की जाहिदा खान। 2018 में जाहिदा खान जीती, जवाहर सिंह बेढ़म को उन्होंने हराया था और जीत का अंतर 39,621 ये रहा था। इस बार कामा सीट पर प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस की तरफ से जाहिदा खान है एक बार फिर से मैदान में और भाजपा ने यहाँ से 30 वर्ष की नौजवान ही कहिए, नौजवान से थोड़ा सा आगे लेकिन उसके बगल में ही नौक्षम चौधरी कुमारी, सुश्री नौक्षम चौधरी को टिकट दिया है। तेवर तो खैर माशाल्लाह उनके भी बड़े तीखे हैं, अच्छे हैं, राजनीति वाले हैं। तो इन दोनों में से यानी कि कांग्रेस की जाहिदा खान और भाजपा की सुश्री नौक्षम चौधरी में से ये सीट कौन निकाल सकता है? तो देखिए यहाँ की पितृ परंपरा है वो भाजपा के पक्ष में है। सीट की अपनी एक पितृ परंपरा होती है विजय की, वो भाजपा के पक्ष में है। और पार्टीगत हिसाब से देखें तो भारतीय जनता पार्टी को 4 प्लस मिल रहे हैं, कांग्रेस को 2 प्लस मिल रहे हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये मामला जाता दिख रहा है हमें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। यानी कि भरतपुर की कामा सीट इस बार फिर परिवर्तन कर सकती है और ये जाहिदा खान की जगह भाजपा के खाते में सीट डाल सकती है और वो प्रत्याशी है नौक्षम
चौधरी। चलिए दूसरे नंबर सीट है भरतपुर की, वो है नगर। नगर सीट की बात करें भरतपुर जिले की तो कुल मिलाकर दूसरी सीट है, लेकिन राजस्थान की ये सीट आती है 71 नंबर पर। 71वें नंबर का मतलब अंक हो गया 8। भरतपुर का अपना अंक है 31 से 4, और नगर की बात करें तो 12 से इसके अंक बन गए, इसका अंक बन गया 3। तो जहां तक बात करें 2008 की, तो यहां से अनीता सिंह ने सीट निकाली थी भाजपा के लिए, और मोहम्मद माहिर आजाद जो कांग्रेस में थे फिर बीएसपी में आए 98 2003 में, उन्होंने निकाली थी सीट। 2013 में फिर से, 8 के बाद 13 में फिर से भाजपा की अनीता सिंह ने सीट निकालकर भाजपा की झोली में डाली थी, और तब एनपीपी के वाजिब अली यहां से दूसरे नंबर पर रहे। कमाल की बात है कि तब उनके नाम में वाजिब आता था, निर्वाचन आयोग में अंकित है। और उसके बाद अगर देखें तो 18 में यही वाजिब अली जो एनपीपी वाले थे बीएसपी में चले गए, और वहां से चुनाव लड़कर 25,467 मतों से ये सीट बीएसपी के खाते में डाली। अशोक गहलोत के खिलाफ जो बगावत हुई थी, बगावत का प्रकरण हुआ था सचिन पायलट के खेमे द्वारा, उस वक्त ये उससे भी पहले बीएसपी के सारे सांसद चले गए थे कांग्रेस के साथ। तो वो साथ का फल इस बार वाजिब अली को मिला है। कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। कहां से बनाया है? ये बना है नगर से। तो कांग्रेस की तरफ से मैदान में है वाजिब अली, और भाजपा ने कामा में जाहिदा से जो हारे थे जवाहर सिंह बेड़म 2018 में, उन्हें भाजपा ने यहां से टिकट दिया है, जवाहर सिंह बेड़म को। तो देखिए जहां तक अंकों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी पहले चरण में ला रही है 4 तो पूरे प्लस, और 1 आधे से कम, मतलब 4.25 और 4.5 के बीच में। और दूसरे चरण में कुछ नहीं है, पहले चरण में कांग्रेस के पास में 1 प्लस है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बढ़त भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती दिख रही है, यानी कि भरतपुर की नगर सीट ये जीत सकता है भारतीय जनता पार्टी का खेमा। चलिए तीसरी सीट की बात करते हैं। ये सीट है डीग कुमेर, घड़ी के साथ भी चलना पड़ेगा। डीग कुमेर, डीग कुमेर सीट 2008 में इकट्ठी होकर रह गई। उससे पहले डीग अलग हुआ करती थी और कुमेर अलग हुआ करती थी, और राजा मानसिंह और उनके भाई के परिवार से यहाँ बराबर चुनाव लड़े जाते थे। एक बार अरुण सिंह भी चुनाव लड़े, तो और नदबई से कृष्णेंद्र कौर दीपा बराबर चुनाव लड़ती रही थी, भी पिछले चुनाव तक मैदान में थी। तो ये जब डीग कुमेर इकट्ठा हो गई है ना, तो पुराने दोस्त दिग्विजय सिंह और विश्वेंद्र सिंह के बीच में मनमुटाव हुआ, और उसका परिणाम ये हुआ कि विश्वेंद्र सिंह भाजपा छोड़कर चले गए कांग्रेस में, और वहां से वे बराबर लड़ रहे हैं। हालांकि विश्वेंद्र सिंह एक बार यहां से लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। तो डीग कुमेर का अब क्या हाल हो सकता है? राजस्थान विधानसभा में 72वें नंबर की सीट है, भरतपुर जिले की तीसरे नंबर की सीट है। डी कुमेर का अपना अंक 5 बनता है। 2008 की अगर बात करें तो डॉक्टर दिग्विजय सिंह ने ये सीट भाजपा की झोली में डाली थी, और तब विश्वेंद्र सिंह हारे थे। ये दोस्ती टूटने के बाद पहली बार आमने सामने हुए थे। और 2003 की अगर बात करें तो डीग से, क्योंकि तब डीग और कुमेर अलग हुआ करती थी ना, तो डीग से तो तब जीते थे विश्वेंद्र सिंह, और कुमेर से जीते थे दिगंबर सिंह, जिन दोनों मित्र अलग अलग लड़ते थे। इस सीट के बनने के बाद पहली बार 2008 में इकट्ठा आमने सामने आए, और दिग्विजय सिंह को जीत मिली भाजपा प्रत्याशी के रूप में। 2013 में विश्वेंद्र सिंह ने यहाँ चुनाव जीता और उसमें दिगंबर सिंह को हराया था। उसके बाद में विश्वेंद्र सिंह की जीत का यह क्रम जारी रहा, और उन्होंने 8,218 वोटों से दिग्विजय सिंह के बेटे डॉक्टर शैलेश सिंह को हराया चुनाव 2018 में। और उसके बाद का प्रकरण सब मालूम है कि किस तरीके से मंत्री बने। इस बार इस बार 2023 में देखा जाए तो क्या है, कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर से विश्वेंद्र सिंह मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर दिगंबर सिंह के बेटे डॉक्टर शैलेश सिंह को फिर से उतारा है, और आरएलपी हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने इंजीनियर मनुदेव सिंह सिनी को चुनाव में उतारा है।
तो देखने वाली बात यह है कि यहाँ अंकों का क्रम क्या बैठता है। अंकों का क्रम यहाँ बैठ रहा है कांग्रेस के पक्ष में लगभग 3.5। और ये जो लगभग 3.5 है, ये भाजपा की तुलना में अच्छा है। उसके बाद में अगर हम देखें तो इस सीट के पितृ अंक है वो जा रहे हैं विश्वेंद्र सिंह के पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में। तो तात्पर्य ये है कि आरएलपी के इंजीनियर मनुदेव सिंह सिन्ही को निराश होना पड़ेगा और भाजपा के डॉक्टर शैलेश सिंह को भी हमें लगता है कि निराश होना पड़ सकता है, और ये सीट एक बार फिर से जा सकती है कांग्रेस के विश्वेंद्र सिंह के खाते में, यानी उनकी तिकड़ी पूरी हो सकती है डीग कुमेर सीट से। चलिए भरतपुर जिले की भरतपुर नाम वाली सीट पर आ जाएं और बात करें तो ये राजस्थान के क्रम में देखें तो 73वें नंबर पर ये सीट है, 73वां क्रमांक है, एक अंक बना। और भरतपुर का अपना नामांक है वो है 4। तो देखिए 2008 की अगर बात करें तो विजय बंसल पप्पू यहाँ से जीते थे, उनका प्रसिद्ध नाम है। और 2003 की अगर बात करें तो भी वही जीते, 1998 में विजय बंसल दूसरे नंबर पर रहे थे। 2013 की अगर बात करें तो विजय बंसल 22,694 मतों से जीते थे। लेकिन गड़बड़ कहाँ हो गई, गड़बड़ हो गई 2018 में। 2018 में कांग्रेस ने भरतपुर की ये सीट अपने गठबंधन के साथी आरएलडी, राष्ट्रीय लोकदल को दे दी, जयंत चौधरी और अजीत चौधरी वाले को। और वहां से अशोक गहलोत के प्रिय मित्र, उनके प्रिय पात्र डॉक्टर सुभाष गर्ग चुनाव में उतरे और उन्होंने विजय बंसल का विजय रथ रोक दिया और 15,710 मतों से उन्होंने विजय प्राप्त की। किसने? डॉक्टर सुभाष गर्ग ने, आरएलडी से। अब 2023 की बात करें तो देखिए विजय बंसल एक बार फिर से नए जोशो खरोश के साथ भाजपा का झंडा हाथ में लेकर मैदान में है। जेजेपी, जननायक जनता पार्टी, हरियाणा वाली पार्टी जो है, चौटाला वाली पार्टी, इसकी तरफ से डॉक्टर मोहन सिंह मैदान में। कांग्रेस ने ये सीट छोड़ दी है आरएलडी के खाते में, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाजपा की अगर हम यहाँ गणना देखें तो भाजपा को गणना में मिल रही है कितना प्लस, 2, 2, 4 और 1, 5 तो पहले चरण में मिल रहे हैं और 2, 4, 6, 6 मिल रहे दूसरे चरण में। यानी भारतीय जनता पार्टी को अच्छा खासा प्लस मिल रहा है। तात्पर्य यह है कि ये सीट चाहे कांग्रेस खुद लड़ती है, चाहे यहाँ से सुभाष गर्ग लड़े या आरएलडी की तरफ से कोई भी लड़े, लेकिन ये सीट भाजपा के भारी धनात्मक अंकों के कारण से जाती दिख रही है हमें भाजपा के खाते में। तो यानी विजय बंसल के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कुराहट आ सकती है कि 2018 की बाधा के बाद में उनका विजय रथ फिर से आगे बढ़ सकता है। चलिए भरतपुर जिले की 5वीं सीट की बात करते हैं। ये सीट है नदबई और इसका राजस्थान विधानसभा क्रमांक है वो है 74 और 74 के अंक बनते हैं 2। नदबई के अपने अंक बनते हैं 5, लेकिन पितृदोष वाले हैं 1 और 4, 14 से 5 बन रहे हैं। 2008 में यहाँ से कृष्णेंद्र कौर दीपा जीती भाजपा के मंच से 6,180 मतों से, और 2003 की बात करें तो यही कृष्णेंद्र कौर दीपा थी, लेकिन वो थी निर्दलीय, है ना। उसके बाद अगर बात करें 2013 में तो फिर वही कृष्णेंद्र कौर जीती भाजपा प्रत्याशी के रूप में 14,556 से। 18 की अगर बात करें तो यहाँ बाधा आ गई, यहाँ बाधा ये आ गई कि जोगिंदर सिंह अवाना बीएसपी से खड़े हुए। बीएसपी के पिछली बार 6 लोग जीते थे, 6 के 6 बाद में समूचे रूप में कांग्रेस में शामिल हो गए। तो जोगिंदर अवाना बीएसपी से लड़े, उन्होंने कृष्णेंद्र कौर दीपा का जो विजय रथ है वो रोक दिया और 4,094 मतों से उन्होंने विजय प्राप्त की। अब चूंकि वे कांग्रेस में शामिल हुए तो अशोक गहलोत अपना वादा निभाया उन्हें टिकट देने का और कांग्रेस से टिकट दिया तो जोगिंदर अवाना। अब ये देखने वाली बात है कि 2018 में इनका नाम था जोगिंदर अवाना निर्वाचन आयोग में, और अब इनका नाम है जोगेंद्र अवाना। हमारे अंक ज्योतिष में मित्रों ये अंक का अंतर आ जाता है ऐसा करने से। और भाजपा से यहाँ से जगत सिंह चुनाव में है, जो जाहिदा से कामा में हारे थे, जो आमेर से भी लड़े थे। जगत सिंह
ये भाजपा प्रत्याशी के रूप में है। कांग्रेस के अंक देखें तो 3 और 3 6 प्लस, और भाजपा पिछड़ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से चाहे भले ही बीएसपी से कांग्रेस यानी बैनर बदल लिया है, लेकिन जोगेंद्र अवाना एक बार फिर से विजय प्राप्त कर सकते हैं, और जगत सिंह को भाजपा के मंच से जो लड़ रहे चुनाव उन्हें मायूस होना पड़ सकता है। ये सीट कौन सी सीट है? ये सीट है नदबई की, भरतपुर जिले की। ये जा सकती है कांग्रेस के खाते में। आइए वैर की बात करें। बैर की नहीं, वैर सीट है, भरतपुर जिले की छठी सीट वैर, इसकी बात करते हैं। और वैर जो है उसका क्रम है, राजस्थान क्रमांक वो है 75, तो ये अंक बन गया 3। और नदबई की तरह इसके साथ भी खास बात है कि इसका युग्म अंक है 14 नाम का, और उसका मूलांक बना 5। तो देखिए 2008 में अगर बात करें तो बहादुर सिंह कोहली भाजपा से जीते। उसके बाद में अगर देखें तो 2013 में बहादुर सिंह कोहली जीते, लेकिन 2018 में कांग्रेस के भजनलाल जाटव ने मामला गड़बड़ा दिया। उनके सामने यहां से थे रामस्वरूप कोहली, और भजनलाल जाटव ने ये सीट 15,283 मतों से जीतकर कांग्रेस की झोली में डाली। अब क्या हुआ कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस ने तो फिर से याद किया वही अपने विजेता भजनलाल जाटव को, लेकिन कमाल की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल बाद याद किया है बहादुर सिंह कोहली को। पिछली बार वाले जो भाजपा ने जिन्हें टिकट दिया था रामस्वरूप कोहली, उनका टिकट काटा और बहादुर सिंह कोहली को याद किया और अब मैदान में उतारा। देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। क्या बहादुर सिंह कोहली फिर से वो जादू जगा सकते हैं, या कि यही क्रम बरकरार रहेगा? तो देखिए कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस को मिल रहे हैं 3 और 4 7 प्लस पहले चरण में, और भाजपा को मिल रहे हैं 4 प्लस। हो गया निर्णय। ये कांग्रेस की बड़ी संख्या के जो प्लस है, यानी कि भाजपा से 3 प्लस ज्यादा है, वो तो ये तो बता रहा है कि भाई जैसे भजनलाल जाटव ने पिछली बार 15,283 मतों से जीत दर्ज की, हो सकता है इस बार कम से कम उतनी या 2-5 हजार ज्यादा ही मतों से वो जीते हैं, क्योंकि प्लस का अंतर बहुत आ रहा है। मतलब ये हुआ कि ये जो वैर सीट है भरतपुर जिले की छठी सीट, ये जा सकती है कांग्रेस के खाते में। चलिए अब बात करते हैं भरतपुर जिले की आखिरी सीट, 7वीं सीट है। इसका विधानसभा क्रमांक है 76, यानी कि अंक बना 4, मूलांक मूलांक 4 बना बयाना। ये सीट का नाम है, और इसका अपना नाम का अंक है वो 2 बना, 11 से 2। ये बयाना किसी वक्त में लोकसभा सीट हुआ करती थी, यानी कि 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले। और 2004 में यहां से वही रामस्वरूप कोहली लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, जो अभी हमने देखा कि वह सीट पर 2018 में भजनलाल जाटव से हारे थे। तो बयाना की अगर बात करें, 2003 में भाजपा के अत्तर सिंह भड़ाना जीते। उसके बाद में भाजपा के ग्यारसा राम कोहली जीते 2008 में। भाजपा के ही 2013 में जीते बच्चू सिंह बंशीवाल, लेकिन 2018 में कांग्रेस के अमर सिंह जाटव ने सारा मामला पलट दिया और भाजपा की डॉक्टर रितु भानावत को पराजित किया। यहाँ ये ध्यान दिए जाने वाली बात है कि भाजपा की ये जो रितु भानावत उस समय उम्मीदवार थी, ये रितु भानावत 2013 में बागी होकर लड़ी थी भाजपा से, भाजपा छोड़कर लड़ी थी और दूसरे नंबर पर रही थी। तो उतने अच्छे प्रदर्शन के कारण, और तब मात्र 5,811 मतों से हारी थी रितु भानावत। तो भाजपा ने 2018 में इन्हें अपना प्रत्याशी बनाया, लेकिन इनका दुर्भाग्य कि वे हार गई। 2023 में भी रितु भानावत जो है ये टिकट की बड़ी उम्मीदवार है, लेकिन यहाँ पर ये देखे जाने वाली बात है कि भाजपा ने इन्हें नहीं देकर अपने 2013 के जीतने वाले प्रत्याशी बच्चू सिंह बंशीवाल को फिर याद किया है, और बच्चू सिंह बंशीवाल को इस बार भाजपा ने टिकट दिया है। कांग्रेस से वही विजेता अमर सिंह जाटव मैदान में। तो देखिए यहां अगर बात करें तो भाजपा को मिल रहे हैं 2 प्लस, और कांग्रेस को मिल रहे हैं 2 प्लस। भाजपा को उसके बाद में जो मिल रहा है वो 0.1 के आसपास में, तो इसको हम गौण मानेंगे।
तो भाजपा और कांग्रेस दोनों ही बराबर की लड़ाई में आ गई है। तो लगता ऐसे है कि जब ये दोनों बराबर की लड़ाई में है तो यहाँ फिर जो है कि बिल्लियों की लड़ाई में जैसे दूध कोई और पी जाता है ना, यहाँ नाम तो नहीं बोलेंगे, उस तरीके से हमें लगता है कि भरतपुर जिले की ये बयाना सीट अन्य के खाते में जा सकती है। अन्य मतलब भाजपा और कांग्रेस के अलावा। तो भरतपुर जिले की ये 7 सीटों की बात थी। अब चलिए जिला बदलते हैं और हमारे सामने आ गया है धौलपुर जिला। धौलपुर जिले में 4 सीटें हैं, बांसेड़ी, बाड़ी, धौलपुर और राजाखेड़ा। तो सबसे पहले बात करते हैं बांसेड़ी की। ये एससी सीट है, मतलब अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है और विधानसभा क्रमांक है 77, तो जिसका मूलांक बना 5। ये खास ध्यान वाली बात है। नदबई और वैर की तरह यहाँ भी बांसुरी के भी नाम के अंक बनते हैं 14 और मूलांक बनता है 5। अगर बात करें 2008 की, तो सुखराम कोहली ने भाजपा की झोली में ये सीट डाली थी। सुखराम कोहली ने भाजपा की झोली भरी थी। उसके बाद 2013 में बात करें तो भाजपा की रानी कोहली ने 5,478 मतों से सीट फिर भाजपा को दी थी। पहले दी थी सुखराम कोहली ने, फिर रानी कोहली ने। 2018 में मामला बदल गया। बदल ऐसे भी गया कि प्रत्याशी बदल गए। प्रत्याशी बदल गए का मतलब है कि 2018 में भाजपा ने रानी कोहली की बजाय टिकट दे दिया था छितरिया लाल जाटव को, और जबकि ये छितरिया लाल जाटव 2013 में भाजपा के खिलाफ दूसरे नंबर पर रहे थे, एनपीपी से खड़े थे, लेकिन 18 में भाजपा ने इन्हें टिकट दिया। अब 23 में क्या हुआ है, मामला सारा बदल गया है। भाजपा ने अपने सुखराम कोहली को 2008 वाले को 15 साल बाद याद किया। 15 साल बाद भाजपा ने सुखराम कोहली को याद किया और टिकट दिया, और कांग्रेस ने संजय कुमार जाटव को टिकट दिया। तो ये बिसात बिछी है। अब इस बिसात में अगर हम बात करें तो कांग्रेस के पक्ष में जा रहे हैं 3, 6, 9, 10, 10 प्लस, और भाजपा के खाते में जा रहे हैं 2 प्लस, यानी बड़ा अंतर आ रहा है। तो सीधी सी बात है, ये सीट जा सकती है धौलपुर जिले की बांसगढ़ी सीट कांग्रेस की गोदी में, और यहां से कांग्रेस के संजय कुमार जाटव जीत सकते हैं। धौलपुर जिले की दूसरी सीट की बात करें, बाड़ी सीट है। 2008 में यहां से बीएसपी के गिरिराज सिंह जीते थे, गिरिराज सिंह मलिंगा। 2008 में ये बीएसपी से थे। उसके बाद जब वो हुआ कि 6 के 6 लोग बीएसपी वाले कांग्रेस में शामिल हो गए, तो ये कांग्रेस में आ गए। लेकिन 2003 में जबकि कांग्रेस ने इन्हें भुला दिया, तो ये फिर से बीएसपी से लड़े और गिरिराज सिंह मलिंगा ने 2,801 मतों से सीट निकाली। तो कांग्रेस को लगा होगा कुछ कि भाई पकड़ लो इस आदमी को, ये आदमी तो पावरफुल है। तो उसके बाद में 2018 में कांग्रेस ने गिरिराज सिंह मलिंगा को टिकट दे दिया। अब देखिए 2008 और 13 में जो गिरिराज सिंह मलिंगा बीएसपी में थे, 2018 में वे कांग्रेस में थे। और कमाल की बात है कि 2023 में वे गिरिराज सिंह मलिंगा एक दिन पार्टी ज्वाइन करते हैं, 24 घंटे में उन्हें भारतीय जनता पार्टी बाड़ी सीट से अपना उम्मीदवार बना देती है। किस्मत की लॉटरी खुलती है तो ऐसी खुलती है, अन्यथा लोग बरसों तक पार्टी के टिकट के लिए लड़ते रहते हैं, मरते रहते हैं, चप्पलें घिस जाती है, जूते घिस जाते हैं, लेकिन टिकट नहीं मिलता। और इन्हें 24 घंटे के अंदर, तो कांग्रेस, भाजपा कांग्रेस और वहां से आए हुए गिरिराज सिंह मलिंगा भाजपा के उम्मीदवार है। प्रशांत सिंह परमार, अब यहाँ ये भी कमाल हुआ, ये प्रशांत सिंह परमार तो भाजपा ही, इन्होंने भी थोड़े समय कुछ दिन पहले ज्वाइन किया, 1-2 दिन 3 दिन पहले, और इन्हें कांग्रेस ने तुरंत टिकट दे दिया। माने ये हुआ कि इस बार जो कांग्रेस का उम्मीदवार है वो पूर्व भाजपा ही है, और जो इस बार भाजपा का उम्मीदवार है वो पूर्व कांग्रेस ही है। तो देखते हैं कि क्या खेल रहता है। कांग्रेस कांग्रेस यहाँ पर ला रही है 3 प्लस और भाजपा ला रही है 2 प्लस। मार्जिन कम अवश्य है, लेकिन है तो कांग्रेस के पक्ष में। यानी गिरिराज सिंह मलिंगा ने इस बार दांव गलत लगाया है, ऐसा ही लगता है। वे भाजपा की बजाय अगर कांग्रेस में टिके रहते और टिकट ले लेते तो इस बार फिर जीत कर अपनी हैट्रिक पूरी कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, ऐसा नहीं हो पाया। तो वैसे खैर पार्टी की बात नहीं करें तो हैट्रिक तो उनकी हो ही चुकी थी।
इस बार और जीत जाते तो ये जो सीट है, बाड़ी सीट धौलपुर जिले की हमारे हिसाब से जा सकती है कांग्रेस को। चलिए धौलपुर में बात करें, खुद धौलपुर सीट की। ये सीट जनरल सीट है, सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है। विधानसभा क्रमांक 79 से इसका अंक बना 7 और नामांक 35 से मूलांक बना 8। 2008 की बात करें तो भाजपा के अब्दुल सगीर खान ये वहां से जीते थे 1554 वोटों से। और उसके बाद में अगर हम बात करें 2013 में तो बीएल कुशवाहा जीते थे बीएसपी के। फिर 2018 में शोभा रानी कुशवाहा जीती थी भाजपा से। वो वहां कुछ कानूनी दांव पेच आ गए थे, ऊंच नीच हो गई, तो फिर बीएल कुशवाहा की जगह उनकी पत्नी ने चुनाव लड़ा। तो शोभा रानी कुशवाहा भाजपा की तरफ से लड़ी और 19,360 मतों से जीती। लेकिन इस बार शोभा रानी कुशवाहा खड़ी है कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस के मंच से। और भाजपा ने अपने पुराने चावल शिवचरण कुशवाहा को याद किया है, कार्यकर्ता के रूप में पुराने हैं। और वैसे पिछले चुनाव में 2018 में वे दूसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन तब शिवचरण कुशवाहा कांग्रेसी थे। तो पुराने, ये कह सकते हैं चुनावी चावल, पुराने भाजपाई तो नहीं लेकिन पुराने चुनावी चुनावी चावल। तो देखिए कांग्रेस के जो पिछली बार उम्मीदवार थे वो इस बार भाजपा के हैं, और पिछली बार जो भाजपा की उम्मीदवार थी वो इस बार कांग्रेस की उम्मीदवार है शोभा रानी। खैर चलिए बात करते हैं कि सीट किसके खाते में जा सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में प्लस कितने हैं गिने, 2 3 5 2 7, और कांग्रेस के खाते में 1 प्लस, यानी 6 प्लस यहाँ पर भाजपा के ज्यादा है। नतीजा ये है कि ये सीट जा सकती है भारतीय जनता पार्टी के खाते में। कौन सी, धौलपुर जिले की धौलपुर सीट, जिसे हम शहर सीट भी कह सकते हैं। धौलपुर जिले की अब हमारे पास में चौथी और आखिरी सीट बची है, यह राजा खेड़ा। 2008 की बात करें तो रविंद्र सिंह बोहरा भाजपा के यहाँ से जीते थे। ये असल में क्या है, प्रद्युम्न सिंह और रविंद्र सिंह भाई भाई के बीच में, प्रद्युम्न सिंह इधर कांग्रेस की तरफ और रविंद्र सिंह उधर भाजपा की तरफ, इनके बीच में लड़ाई में ही वो, चुनावी लड़ाई में ही वो सीट हमेशा रही है। तो 2008 में रविंद्र सिंह बोहरा भाजपा से जीते थे 2,904 मतों से। उसके बाद मामला पलटा, तो 1990, 98 और 2003 में जो प्रद्युम्न सिंह जीते थे वही प्रद्युम्न सिंह 2013 में जीत गए। वो रोटी पलट दी वहां राजा खेड़ा की जनता ने। उसके बाद क्या हुआ कि प्रद्युम्न सिंह की जगह उनके देहावसान के बाद में उनके पुत्र रोहित बोहरा को कांग्रेस ने अपनाया। तो 2018 में रोहित बोहरा 14,991 मतों से जीते और उनके सामने भाजपा के थे अशोक शर्मा। अब इस बार थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, कांग्रेस की तरफ से नहीं हुआ, कांग्रेस की तरफ से तो रोहित बोहरा ही मैदान में है। भाजपा ने अशोक शर्मा जो है उनकी श्रीमती जी को, नीरजा अशोक शर्मा को यहाँ से अपना उम्मीदवार बनाया है। चलिए बात करते हैं इस बार कौन, भाजपा या कांग्रेस, नीरजा अशोक शर्मा या फिर रोहित बोहरा, कौन प्लस की गिनती करें। तो भाजपा के पक्ष में 2 तो आ रहे हैं आधे से कम, चौथाई के आसपास के प्लस। उसके बाद भाजपा को मिल रहे हैं 4 पूरे प्लस, जबकि कांग्रेस को यह कुछ नहीं मिल रहा है। प्रत्याशी के खाते में 3 प्लस जरूर है, लेकिन वो प्रत्याशी कौन, पिछले चुनाव में जो रोहित बोहरा जीते हैं, जो इस बार प्रत्याशी उनके खाते में कांग्रेस में। तो यहाँ पर भाजपा के अंक तो ज्यादा है, बहुत ज्यादा अधिक नहीं है लेकिन ज्यादा है। इतने तो ज्यादा है कि सीट भाजपा निकाल सकती है, भले चाहे 5 7 8 हजार वोटों से निकाले, लेकिन निकाल सकती है। तो हमारे हिसाब से ये सीट, राजा खेड़ा की सीट भाजपा को जा सकती है। चलिए करौली जिला चलते हैं। जिले करौली में बात करते हैं सबसे पहले टोडा भीम की ये अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। भाई घड़ी की तरफ भी तो बराबर देखना पड़ता है ना। तो इसका विधानसभा क्रमांक है 81, जिसका मूलांक बना 9, और इसका नाम है 28 नामांक, जिसका मूलांक बना 1। इसका माने यह है कि ये सूर्य और मंगल प्रधान विधानसभा सीट है। 2008 की बात करें तो निर्दलीय के रूप में किरोड़ी लाल मीणा यहाँ से जीते थे और 33,912 बहुत बड़े मतों से जीत थी।
उसके बाद अगर हम बात करें उससे पहले, तो 2003 में भाजपा के बत्तीलाल मीणा जीते थे। 2013 में बात करें तो यहाँ से कांग्रेस के घनश्याम मेहर जीते थे और एनपीपी के पृथ्वीराज मीणा यहाँ से दूसरे स्थान पर रहे। कब? 2013 में। उसके बाद अगर हम बात करें 2018 की, तो ये जो कांग्रेस के उम्मीदवार बने थे, ये कौन थे? पृथ्वीराज मीणा, वही जो 2013 में एनपीपी के उम्मीदवार थे, वो 2018 में कांग्रेस के उम्मीदवार बने। और भाजपा ने यहाँ से तब रमेश चंद को अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन दाल नहीं गली। और दाल गली नहीं, क्या दाल तो जल ही गई, क्योंकि 2018 में कांग्रेस के पृथ्वीराज मीणा ने 73,306 मतों से जीत दर्ज की। 73,306, बड़ी भारी जीत थी। तो नतीजा क्या हुआ? होना तो ये चाहिए था कि इस बार मैदान में वैसा ही तगड़ा प्रत्याशी होता, लेकिन इस बार कांग्रेस ने एक प्रयोग किया और प्रयोग करके क्या किया कि 2013 के अपने प्रत्याशी घनश्याम मेहर को उतार दिया मैदान में। जो 2013 में घनश्याम मेहर जीते थे 7,009 मतों से, उन्हें कांग्रेस ने 10 साल बाद याद किया और अपना टिकट दिया। भाजपा ने क्या किया कि रामनिवास मीणा को टिकट दिया है। अब रामनिवास मीणा को टिकट दिया है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वे सीट निकाल लें? देखते हैं प्लस किसके खाते में है। प्लस माइनस की अगर हम बात करें तो भाजपा के जितने प्लस आ रहे हैं, कांग्रेस के भी उतने ही प्लस है, लेकिन अंतर कौन, फैसला कौन कर रहा है? निर्णायक में देखिए, ये कांग्रेस उम्मीदवार जो है उसके पक्ष में पितृ अंक में कितने प्लस आ रहे हैं? ये आ रहे हैं 14, 15 प्लस, 15 प्लस पितृ अंकों के रूप में। बहुत बड़ी बात है। तो नतीजे में हम ये कह सकते हैं कि करौली जिले की टोडा भीम सीट जो है, ये सीट जा सकती है कांग्रेस के खाते में। चलिए हिंडौन सीट की बात करें। विधानसभा क्रमांक 82, मूलांक 1, हिंडौन सीट, नामांक 77, मूलांक 9, नाम का मूलांक, जिले की सीट 2 नंबर। तो 2008 की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस के भरोसीलाल जाटव जीते थे। उसके बाद फिर जनता ने रोटी पलट दी, तो 2013 में भाजपा की राजकुमारी जाटव विजयी बनी। यहाँ से भरोसीलाल जाटव कांग्रेस के वो दूसरे स्थान पर रहे। 2018 में फिर रोटी पलट दी जनता ने और कांग्रेस के भरोसीलाल जाटव 26,780 मतों से जीते। लेकिन यहाँ भाजपा ने टिकट बदल दिया था और वो दिया था मंजू खैरवाल को। अब 2023 की बात करें। 2023 में कांग्रेस ने तो श्रीमती अनीता जाटव को टिकट दिया है और भाजपा ने एक बार फिर याद किया है, कितने साल बाद? 10 साल बाद राजकुमारी जाटव को। भाजपा ने इस बार टिकट वितरण में ऐसे कई चौंकाने वाले फैसले लिए। किसी को 15 साल बाद याद किया है, 10 साल बाद तो कईयों को याद किया है, और 5 साल बाद याद किए जाने वाले तो और भी बड़ी संख्या में है। तो राजकुमारी जाटव को याद किया है। अब देखें क्या राजकुमारी जाटव इस बार भाजपा को सीट निकाल कर दे सकती हैं, क्योंकि 2013 में उन्होंने सीट निकाल कर दी थी 8,111 अंकों से। तो अब यहां अगर देखा जाए तो भाजपा के जो प्लस बन रहे हैं वो है 3 और 2 5, और कांग्रेस का प्लस बन रहा है 0.5 से कम, 0.5 से कम, यानी आधे से कम। तो उधर बन रहे 5 और कांग्रेस का आधे से भी कम बन रहा है। मतलब ये है कि ये सीट, यानी करौली जिले की हिंडौन विधानसभा सीट, ये भाजपा के खाते में जा सकती है। चलिए अब बात करते हैं करौली विधानसभा क्षेत्र की, खुद करौली सीट की। ये कभी ऐसा हुआ करता था कि रजवाड़ा यहाँ से चुनाव लड़ता था और उसके सदस्य जीतते भी रहे थे। एक बार तो ऐसा हो गया था कि राजकुमार जब चुनाव में बहुत फंस गए बुरी तरह से, तो वहां के महाराजा आए और शहर का जो बीच चौक है, उस चौक में खड़े होके सिर्फ इतना ही कहा, हाथ जोड़कर जनता से, लल्लू को ध्यान रखियो। मतलब अपने पुत्र को लाड़ से लल्लू कहते थे, लल्लू को ध्यान रखियो, सिर्फ इतना कहा और उनके पुत्र वो चुनाव जीत गए। क्योंकि जनता ने सोचा महाराज पहली बार जनता के बीच चुनाव में मतदान करने की अपील करने आए, पहली बार वोट मांगने आए हैं राजा साहेब महाराज, तो जनता इनकार नहीं कर सकी। ये वो करौली सीट है।
तो देखिए, जहां तक बात करें तो 2008 में यहाँ से भाजपा की रोहिणी कुमारी जीती थी, और रोहिणी कुमारी रजवाड़े की, करौली राज परिवार की, राज घराने की बहू, वे जीती। और वे जीती 2008 में। मतों की संख्या सिर्फ 1256 थी, वो एक दूसरी बात है। उसके पहले अगर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी के सुरेश मीणा ने 2003 में ये सीट जीती थी। 2013 में क्या हुआ कि भाजपा की तरफ से तो रोहिणी कुमारी ही मैदान में थी, कांग्रेस ने दर्शन सिंह को उतारा, और दर्शन सिंह गुर्जर। अब ये नाम याद रखिएगा, क्यों, थोड़ी देर बाद आपको इसका पता चलेगा। तो कांग्रेस ने किसे उतारा 2013 में, यहाँ से दर्शन सिंह गुर्जर को उतारा, और भाजपा ने रोहिणी कुमारी को उतारा ही था। तो 17,167 मतों से रोहिणी कुमारी पराजित हुई, और उसके बाद में राजनीति से वो किनारा कर गई। यहाँ से दर्शन सिंह गुर्जर ये जीते। तो अब 2018 की बात आती है, तो दर्शन सिंह गुर्जर ही दर्शन सिंह के नाम से मैदान में कांग्रेस की तरफ से उतरते हैं। यहाँ से बहुजन समाज पार्टी से लाखन सिंह मैदान में आते हैं, और लड़ाई इन दोनों के बीच में हो जाती है, यहीं ठहरती है। भारतीय जनता पार्टी तीसरे स्थान पर खिसक जाती है, चुनावी लड़ाई से ही बाहर हो जाती है। लाखन सिंह यहाँ से 9,562 मतों से जीतते हैं, लेकिन उसके बाद में वे हो जाते हैं, ये जो प्रकरण आया था कि बसपा के 6 एमएलए कांग्रेस में मिल गए, तो वो भी कांग्रेस के साथ चले जाते हैं, कांग्रेस में चले जाते हैं। अशोक गहलोत का वादा था कि भाई 6 एमएलए को टिकट दिलवाऊंगा, हालांकि वो सभी को नहीं दिलवा पाए, लेकिन लाखन सिंह को भी, वाजिब अली, लाखन सिंह, इन लोगों को उन्होंने टिकट दिलवाया। तो कांग्रेस के इस बार के उम्मीदवार हैं लाखन सिंह। और वो जो दर्शन सिंह नाम याद रखने को कहा था ना आपसे, कि आप याद रखिएगा, ये दर्शन सिंह नाम जो 2008 का है और 2013 का है, वो इसलिए कि जो तब कांग्रेस के उम्मीदवार दर्शन सिंह होते थे ना, मजे की बात यह है कि इस बार 2023 में वे दर्शन सिंह भाजपा के उम्मीदवार हैं। तो लड़ाई लाखन सिंह मीणा और दर्शन सिंह गुर्जर के बीच में, यानी पुराने कांग्रेसी और पुराने नए कांग्रेसी के बीच में लड़ाई है ये असल में। तो अब देखते हैं इसके अंक कितने ज्यादा है, भाजपा जीत पाती है कि लाखन सिंह अपना दोहरा रन पूरा करते हैं। तो कांग्रेस के पक्ष में आ रही है पहले चरण में 3+ की बात, 3+, और भाजपा के पक्ष में आ रहा है आधे से भी कम प्लस। अब वो आधे से भी कम का मतलब वो 0.2 से लेकर 0.35 के बीच में है, इतना सा है। तो कहना यही पड़ेगा कि अपने 3+ के कारण से ये सीट, कौन सी, करौली सीट, करौली जिले की, ये निकालती दिख रही है कांग्रेस, और यहाँ से लाखन सिंह मीणा इस सीट को जीत सकते हैं। चलिए, अब बात करते हैं सपोटरा की। ये हमारी आज की अंतिम सीट है। आज गति तेज रखिए, क्योंकि समय जो है ये कहीं हम इससे पिछड़ नहीं जाते, इसलिए। तो अब बात करते हैं करौली जिले की, और आज की हमारी अंतिम सीट की। ये सीट है सपोटरा, और सपोटरा सीट जो है ये अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। एसटी, अनुसूचित जनजाति, जाति नहीं। तो सपोटरा का विधानसभा क्रमांक है 84, मूलांक इसका बना 3, नामांक है 26, इसका मूलांक बना 8, 3 और 8। ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। कैसे, देखिए, अब 2008 की अगर हम बात करें तो यहाँ से बीएसपी के रमेश मीणा जीते थे 2008 में। 2003 की बात करें तो भाजपा के सुखलाल जीते थे। 2013 की बात करें तो वो जो बीएसपी के रमेश मीणा थे ना, वो 2008 में ये लोग आए थे, बसपा वाले 6 के 6 एमएलए कांग्रेस में, तो कांग्रेस में आ गए थे। तो अगले विधानसभा चुनाव में 2013 में कांग्रेस ने रमेश मीणा को अपना प्रत्याशी बनाया, और भाजपा ने बनाया ऋषिकेश मीणा को अपना प्रत्याशी। तो 6,232 मतों से कांग्रेस के रमेश मीणा यहाँ से जीते थे। उसके बाद अगर हम बात करें 2018 की, तो यही रमेश मीणा, तब इनका नाम 2018 में रमेश चंद मीणा। तो हमारे यहाँ नामांक बदलने से मामला थोड़ा आगे पीछे भी हुआ करता है, लेकिन इनके लिए अच्छा रहा, क्योंकि 2013 में 6,232 मतों से जो जीते थे रमेश चंद मीणा, वो
चंद शब्द नाम में जोड़ते ही 2018 में जीते 14,104, यानी दुगुने से भी ज्यादा मतों से। अंक ज्योतिष में नाम का बड़ा महत्व है। वो शेक्सपियर ने किसी और संदर्भ में कहा होगा कि नाम में क्या रखा है, यहाँ तो बहुत कुछ रखा है। तो 2018 में लेकिन क्या हुआ, किरोड़ी लाल मीणा और भारतीय जनता पार्टी के बीच में पैचअप हो गया था। वो वापस भाजपा ही हो गए थे। तो उनकी पत्नी गोलमा देवी 2018 में ये सपोटरा सीट से करौली जिले की भाजपा उम्मीदवार के रूप में खड़ी हुई, लेकिन चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। रमेश चंद मीणा जीते और अशोक गहलोत सरकार में मंत्री बने। सचिन पायलट बगावत प्रकरण में उन्हें मंत्री पद से हटाया गया, लेकिन उस मुद्दे का हल निकलने के बाद फिर से रमेश मीणा मंत्री बने। 2023 में वो रमेश मीणा पर ही दांव लगाया है कांग्रेस ने अपना, और भाजपा ने हंसराज मीणा को याद किया है। अब हंसराज मीणा भाजपा के चेहरे पर हंसी खुशी ला पाएंगे कि रमेश चंद मीणा जो है यहाँ पर ये लगातार चौथी बार जीतेंगे नहीं, ये देखना है जीत पाते हैं कि नहीं पाते हैं। तो देखिए प्लस की गिनती करते हैं, अपना तो सीधा सा तरीका है। तो कांग्रेस को यहाँ से मिलता है पहली विधि में 1 प्लस और दूसरी विधि में 3 प्लस, कुल मिलाकर 4 प्लस। हालांकि दूसरी विधि सेकेंडरी होती है, द्वितीयक होती है, प्राथमिक नहीं होती हमारे यहाँ। तो भाजपा की जहां तक बात है, 2, 2, 4, 4, 8 प्लस तो आ रहे हैं पहली विधि में, और दूसरी विधि में आ रहे हैं 2 प्लस, कुल मिलाकर 10 प्लस आ रहे हैं। यहाँ अच्छी खासी संख्या में प्लस भाजपा के हिस्से में। तो भाई बहुत सीधी सी बात है, ये कहना ही पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी करौली जिले की ये जो चौथी और आखिरी सीट है सपोटरा, इसे अपनी झोली में डालने जा रही है। और इसके प्रत्याशी हंसराज मीणा यहाँ से जीत सकते हैं। और रमेश चंद मीणा का ये जो अलग अलग बैनर तले 8 में 18 में बीएसपी से जीते, 8 में बीएसपी से जीते, 13 18 में कांग्रेस से जीते, वो सारा जो मामला जीत का सिलसिला है वो क्रम वो यहाँ टूट सकता है। तो आदरणीय मित्रों, आज हमने भरतपुर जिले की 7, धौलपुर की 4 और करौली जिले की 4, कुल मिलाकर 15 विधानसभा सीटों की बात की है। तो अब अगर बात करें कुल मिलाकर, तो भरतपुर की 7 में से 3 सीटें जीत सकती है भारतीय जनता पार्टी। और आपको दोहरा दें इस समरी में, कामा जीत सकती है भाजपा, नगर सीट जीत सकती है और भरतपुर जीत सकती है। ये 3 सीटें भाजपा जीत सकती है भरतपुर जिले में। और बात करें कांग्रेस कौन सी सीटें जीत सकती है इसकी, तो कांग्रेस की पहली सीट तो है भरतपुर में डीग कुमेर विश्वेंद्र सिंह वाली, दूसरी सीट है नदबई वाली जोगिंदर अवाना वाली, और तीसरी सीट है वैर वाली। ये 3 सीटें जो है नदबई, वैर और डीग कुमेर, ये जीत सकती है कांग्रेस। और बयाना सीट हमारे हिसाब से भाजपा और कांग्रेस के अलावा किसी की झोली में जा सकती है। ये 7 सीटें। धौलपुर जिले की बात करें तो 4 सीटों में से भाजपा जीत सकती है तीसरी और चौथी, यानी धौलपुर और राजाखेड़ा। ये 2 सीटें जा सकती है भाजपा की झोली में। और बांसेड़ी और बाड़ी, ये 2 सीटें जा सकती है कांग्रेस की झोली में। अब जहां तक करौली जिले की बात है, तो हम दोहरा दें आपको कि भाजपा जीत सकती है हिंडौन और सपोटरा, ये 2 सीटें हैं। और टोडा भीम और करौली सीट है, ये जीत सकती है कांग्रेस। अब देखिए, जो मित्र हमारे साथ देरी से आए हैं और जो ये जानना चाहते हैं कि भाई उनके ज्वाइन करने से पहले हमने क्या क्या बात कर ली, तो हमने ये बात कर ली कि हमने इस बार 8 विधियों से विधानसभा चुनाव की भविष्यवाणी तैयार की है। क्षमा कीजिएगा, 8 विधियों से, और उसमें से एक विधि चुनी है। और उस विधि में क्या कौन कौन से अंक शामिल हैं? राजस्थान के और मतगणना के मासांक, वर्षांक और चलित अंक नहीं है। और पार्टियों के, उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों के और उनके प्रदेश अध्यक्ष यानी भाजपा और कांग्रेस के, इनके मासांक भी शामिल हैं, वर्षांक भी शामिल है और चलित अंक भी शामिल है। दूसरा, आपकी रुचि ये रही होगी कि भाई एक आंकड़ा क्या बनता है, एक आंकड़ा क्या बन रहा है कि कितनी सीटें भाजपा को, कितनी कांग्रेस को। तो देखिए, असल में यहाँ पर क्या हो रहा है, असल में ये हो रहा है कि
मूल गणना में कांग्रेस को मिल रही है 90 सीटें और उसका प्रतिशत है सीटों का 47.48। बोलचाल में कहते हैं 47.48। और भाजपा को मिल रही है 52.52। बोलचाल की भाषा में कहते हैं 52.52। तो कांग्रेस को गई 90 और भाजपा को गई 100 सीटें। लेकिन इसके साथ एक विधि और काम लेनी पड़ेगी, वो है अग्रगामी दशमांश विधि। तो अग्रगामी दशमांश विधि में क्या होता है कि जो पार्टी आगे है तुलनात्मक रूप से, उसकी सीटों का 10% निकाल लो और वो जोड़ो आगे वाली पार्टी में और उतना ही घटा दो पीछे वाली पार्टी में। तो आगे वाली पार्टी यहाँ पर है भारतीय जनता पार्टी और उसको सीटें मिल रही है 100। तो इसका दशमांश कितना हुआ, 10% कितना हुआ, 10। ये 10 जोड़ेंगे भाजपा में तो कुल कितना हुआ, 110। और ये घटाएंगे कांग्रेस में तो कुल कितना हुआ, 80। यानी कि अंतिम आंकड़ा जो बैठता है वो ये बैठता है कि भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में 200 में से 110 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस को 200 में से मिल सकती हैं 80 सीटें। और 2.5% सीटें, कुल की 2.5%, कुल की 5% सीटें यानी कि 10% सीटें ये जा सकती है अन्य। यानी कि कांग्रेस 80, भाजपा 110 और इन दोनों के अलावा सारी पार्टियां, आरएलपी, बीएपी, बीटीपी, एपी, सीपीएम, है ना, ये सारे मिला लो और निर्दलीय मिला लो, वो मिलाकर है 10। ये हमारी गणना कहती है। अब विदा होने का समय आ गया है, लेकिन विदाई से पहले बता दे कल हम क्या बात करेंगे। कल आदरणीय मित्रों हम बात करेंगे अलवर जिले की 11 विधानसभा सीटों की, दौसा जिले की 5 विधानसभा सीटों की, सवाई माधोपुर जिले की 4 और टोंक जिले की 4 विधानसभा सीटों की। यानी कुल मिलाकर कल हम बात करेंगे 20 और 4 24 विधानसभा सीटों की। 4 जिले हैं हमारे सामने, अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर और टोंक, और इनकी हम 24 विधानसभा सीटों की बात करेंगे। सोशल मीडिया पर ये कल क्या बात करेंगे, किन सीटों की, ये संदेश बाकायदा हमारी तरफ से डाला जाएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर जिस जिसके हमारे पास में है, हम उन्हें व्यक्ति से सूचना करेंगे कि कल हम इन सीटों की बात कर रहे हैं। आपसे भी हमारा करबद्ध निवेदन है कि भारतीय लोकतंत्र के हित में, ज्योतिष के हित में इस लिंक का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें और सभी से निवेदन कीजिए कि 9 बजते ही आ जाएं, तुरंत आ जाएं, क्योंकि यहाँ बैठकर 10 मिनट गप्पे नहीं मार सकते, 2 मिनट भी नहीं मार सकते, तुरंत बात शुरू करनी पड़ेगी। तो इस लिंक का अधिक से अधिक प्रचार कीजिए, मौखिक में, लिखित में, सोशल मीडिया पर, अपने मित्रों में, अपने जितने भी ग्रुप है व्हाट्सएप के उनमें, ताकि भारतीय लोकतंत्र और ज्योतिष की समृद्धि का ये जो हमारा प्रयास है, हम इसमें अधिक से अधिक कामयाब हो सकें। आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। आप अपने सुझाव लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, अपने प्रश्न लिख सकते हैं, अपनी राय भी लिख सकते हैं, और अगर हमारे किसी ज्योतिषीय आकलन से आप सहमत नहीं है, असहमत हैं, वो भी लिख सकते हैं, विरोध भी लिख सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। शिष्ट में, संस्कारित भाषा में, मर्यादा में आप अपने विचार यहाँ लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि वे पढ़े और बीच बीच में उसका जवाब भी देते चलें। तो बस आज अब समय हो चला है, घड़ी ठीक ठीक वही है जहां उसे होना चाहिए था। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इस वादे के साथ कि अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर और टोंक जिलों की सीटें हैं उनकी बातें करेंगे। आज के आनंद की जय, जय श्री राम।